मेरे पति को कई बुरी आदतें थी। वह हमेशा देर रात को घर आते थे। एक बार वो शराब के नशे में घर आ रहे थे, तभी एक बड़े ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। हमने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा पाए। मेरे पति को गए 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिन ब दिन और परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, घर में अब उनकी कोई नहीं सुनता। मेरे पति के 2 बड़े भाई, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद मैं खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती हूँ। जब मेरे पति जिंदा थे तो सब मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। सबके असली चेहरे सामने आने लगे। मैं सब पर भरोसा करती थी। मैंने कभी घर के पैसों का हिसाब नहीं पूछा, ना ही खेती के लेन देन में दखल दिया। कितने पैसे आते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, ये भी पूछने की कभी कोशिश नहीं की। पति के जाने के बाद शुरू में वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे घर और जमीन के कागजात पर दस्तखत ले लिए। दस्तखत लेने के बाद उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। आज मुझे खाने पीने को भी नहीं मिलता। जिसके मन में जो आता है वह सीधा बोल देता है। बूढ़े सास ससुर एक कमरे में रहते हैं, उन्हें वहीं खाना दिया जाता है, लेकिन उनकी ठीक से देखभाल नहीं की जाती। सच कहूँ तो मुझे अब यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी दोनों जेठानियाँ हमेशा मुझे ताना मारती हैं और मेरी बेइज्जती करती है। वे हमेशा मुझे अपमानित करती है। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। जैसा वो कहती थी मैं वही करती थी। मैं घर का सारा काम अकेले करती थी, मानो उन्होंने मुझे घर की नौकरानी ही बना दिया था। लेकिन खैर यही मेरी किस्मत में है, ऐसा मानकर मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही। एक दिन सुबह मेरी बड़ी जेठानी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो चीख चीख कर कह रही थी, मेरे सोने के गहने चोरी हो गए, मेरे गहने चोरी हो गए। उसकी आवाज से पूरा घर एक जगह इकट्ठा हो गया। सबको एक जगह बुलाया गया। तब मेरी जेठानी ने सबके सामने कहा, ये सुरेखा रात में मेरे कमरे में आई थी, उसी ने मेरे गहने लिए होंगे। सब मुझे शक की नजर से देखने लगे। मैंने साफ साफ कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया। रात को मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आपके कमरे में दवाई लेने आई थी और तुरंत ही चली गई थी। लेकिन फिर भी सब मुझे चोर समझकर व्यवहार करने लगे। मेरे पति के बड़े भाई भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। मेरी जेठानी ने कहा, ये चोर है, इसे अपने घर में मत रखो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें समझा रही थी कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर मेरी दूसरी जेठानी घर के अंदर गई। वह एक बैग लेकर आई। उसमें मेरी 2-3 साड़ियाँ और थोड़ा बहुत सामान रखा और वह बैग मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मैंने उनसे बहुत विनती की, उनके सामने हाथ जोड़े कि मुझे घर से बाहर ना निकालें। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगी, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। बड़ी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले गई। तभी बाहर कुछ आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन हमारे घर के मामलों में कोई कुछ नहीं बोलता था। मेरी दोनों बड़ी जेठानियां बहुत झगड़ालू हैं, इसलिए उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन आस पड़ोस के लोग भी कुछ नहीं बोले। वह मुझे गालियां देने लगे और आसपास के लोगों से कहने लगे कि ये चोर है, इसने कल घर में चोरी की थी। मैं सबको समझाती रही, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मुझे घर से निकालने के लिए ये चोरी का नाटक रचा है। मुझे ये भी समझ आ गया था कि मैं कितनी भी विनती कर लूं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। अब मैं वहाँ से रोते रोते निकल पड़ी। बार बार आगे चलते हुए मैं पीछे मुड़कर उनके चेहरों को देखती थी। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर छोड़कर जाने और उनके द्वारा मुझे घर से निकाले जाने से उन्हें बहुत खुशी और सुकून मिल रहा है। इच्छा न होते हुए भी मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मुझ पर ऐसा जुल्म हो रहा था। ये मुझे साफ साफ महसूस हुआ। मेरा गांव छोटा था, कहाँ जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और अगर मैं वहाँ रुकती तो लोग मुझ पर हंसते, ऐसा डर भी लग रहा था। इसलिए मैं वहाँ ना रुककर सीधे गांव के बस स्टॉप पर पहुंची और शहर जाने का फैसला किया। गांव से शहर पास ही है। बस स्टॉप पर जाकर बस पकड़नी थी, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। बस वाले को क्या दूं? टिकट कैसे लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं बस में बैठती और कंडक्टर मुझसे टिकट के लिए पैसे मांगता तो मैं उसे क्या बताती?
इसलिए मेरी किसी भी बस में बैठने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे सामने से कई बसें आती जाती रही। फिर मुझे एक आइडिया आया कि किसी प्राइवेट गाड़ी वाले से पूछना चाहिए। अगर वह मुझे छोड़ दे तो अच्छा होगा। मैंने पहले ही ये तय कर लिया था कि मैं बता दूंगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने ये भी तय कर लिया था कि अगर कोई यह करेगा तो अच्छा होगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और प्यास भी बहुत लगी थी। पास के एक होटल के बाहर रखी एक बड़ी टंकी से मैंने थोड़ा पानी पी लिया। फिर मैं स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। कई कारें जा रही थी। मैं हर गाड़ी को हाथ देकर पूछने लगी, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? लेकिन कोई भी मुझे नहीं बिठा रहा था। शाम के 5 गए थे। मैंने कई गाड़ी वालों से पूछा, लेकिन कुछ लोग मेरी बात सुनकर भी गाड़ी चलाकर चले जाते थे। तभी एक छोटा ट्रक आया। मैंने उस ट्रक वाले को हाथ दिया और उसने ट्रक रोक दिया। ट्रक की खिड़की खुली ही थी। मैंने पास जाकर कहा, क्या आप मुझे शहर में छोड़ देंगे? मेरे पास पैसे नहीं है। उसने एक पल मेरी तरफ देखा। शायद कुछ सोचा होगा। हो सकता है उसे मेरे चेहरे पर रोने के निशान दिखे हो। मैंने तुरंत अपनी आंखें पछी और उसके सामने हाथ जोड़े। वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन आपको शहर में कहाँ जाना है? मैंने कहा, कहीं भी चलेगा, बस मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। जब मैंने जवाब दिया, उस बस स्टॉप से शहर लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे ड्राइवर की तरफ खिड़की के पास बैठने को कहा। मैं खिड़की के पास बैठ गई। उसने दरवाजा बंद करने को कहा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक मेरे गांव से आगे बढ़ने लगा। आसपास कुछ छोटे खेत थे। मैं कभी कभी उन खेतों में जाया करती थी। तब मुझे बहुत खुशी और आजादी महसूस होती थी। कुछ दूरी तय करने के बाद हमारा भी खेत आया जहाँ गेहूं की फसल लगी हुई थी। मुझे तुरंत याद आया जब मेरे पति थे। हम कभी कभी खेत में आते थे। हम कितने खुलकर एक दूसरे से बातें करते थे। कभी कभी मेरे पति प्यार से मुझे गले भी लगाते थे। लेकिन अब वो दिन बीत चुके थे। आज जो मुझ पर गम का पहाड़ टूटा था, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर से मेरी आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। तभी ट्रक वाले ने गाड़ी चलाते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, जी, क्या आपको कोई तकलीफ है? क्या आपको कोई मदद चाहिए? क्या हुआ आपके साथ? क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं, मेरी आंखों में कचरा चला गया है, इसलिए आंसू आ गए। मैंने कहा। मैंने तुरंत पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली और जानबूझकर खिड़की के बाहर देखने लगी। उस भले ट्रक वाले ने मुझसे आगे कुछ नहीं पूछा। अब मैंने खुद को संभाला। मैं ट्रक में बैठी थी और इस तरह रोना ठीक नहीं था। जो भी आगे होगा उसे देख लेंगे, ये मन में तय करके अब मैं चुप बैठ गई। लगभग 15-20 किमी की दूरी तय हो गई। अब शहर पास आने लगा था। कुछ नई और बड़ी इमारतें दिख रही थी और कुछ नया निर्माण भी शुरू हो गया था। एक छोटा होटल देखकर उस ट्रक वाले ने गाड़ी रोकी। उसने पूछा, जी, क्या आप कुछ नाश्ता करेंगी? मैंने सिर्फ ना में सिर हिलाया। वह गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, मैं नाश्ता करके आता हूँ, आप यही रुकिए। मैंने कहा, जी ठीक है। वह 2 कदम आगे गया और फिर वापस आ गया। अरे नाश्ता कर लीजिए ना। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं पैसे दूंगा। मैंने दरवाजा खोलकर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं की। वो बोला, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। वो उस होटल में गया। थोड़ी देर में वो वापस आया। उसने अखबार में लपेटकर कुछ समोसे और वड़ा पाव लाए और मेरे हाथ में दिए। मेरे मना करने के बावजूद उसने जबरदस्ती वह मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, खा लीजिए जल्दी, वहाँ पास में पानी की बोतल रखी है, वहाँ से पानी पी सकती है। वो चला गया। कुछ मिनट मैं बैठी रही उस अखबार में लिपटे समोसे और वड़ा पाव को देखते हुए। मुझे बहुत भूख लगी थी। आखिरकार मैंने वो खाना शुरू कर दिया। पेट में इतनी भूख लगी थी कि मैंने कुछ ही देर में वह सब खत्म कर दिया। कुछ देर बाद वह ट्रक वाला वापस आया। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, खा लिया, नाश्ता अच्छा था ना? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए हाँ कहा। उसने कहे तो चलिए चलते हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हम फिर से निकल पड़े। शहर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ उतरूं। तभी मुझे एक बस जाती हुई दिखी। मैंने पूछा, क्या ये बस स्टॉप पर जाती है? हाँ हाँ, बस स्टॉप यहीं पास में है। मैंने कहा, ठीक है, तो मुझे बस स्टॉप के पास उतार दीजिए। उसने थोड़ी देर ट्रक चलाया और फिर कहा, देखिए बाई तरफ ही बस स्टॉप है, यहाँ से पास ही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा। उसने ट्रक से मेरा बैग निकाला। मैं नीचे उतर गई। ट्रक वाला अब ट्रक स्टार्ट करके आगे निकल गया। मैं वो बैग हाथ में लेकर बस स्टॉप पर आ गई। एक बेंच पर जाकर बैठ गई।
अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई। बस स्टॉप पर भीड़ भी कम होने लगी। रात के 12 बजे फिर 1 फिर 2। मैं वहीं बेंच पर बैठी रही। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा क्या होगा? कुछ रिश्तेदारों की याद आई। सोचा किसी के घर चली जाऊं, लेकिन मेरे रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे अपने पास रख लेते। मायके जाने का भी सवाल ही नहीं था। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। वहां जाकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। ये मुझे समझ आ गया, इसलिए वह रास्ता मैंने छोड़ दिया। सुबह हुई, दिन चढ़ाया। मैं वहीं बस स्टॉप पर आसपास घूमने लगी। वहां सिर्फ पीने को पानी था। अब मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैं सोच रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन खाने लायक कुछ नहीं था। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था कि कुछ खरीद पाती। दोपहर तक हालत खराब हो गई। तभी मुझे अपने कानों के सोने के झुमके याद आए। अब तो पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें बेचना ही पड़ेगा। मैं उठी और बस स्टॉप से बाहर आकर एक ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची। वहां जाकर झुमके उतारे और दुकानदार को दिए और कहा, साहब मुझे ये बेचने हैं। उसने झुमके जांचे और बोला, ठीक है, इसके बदले हम आपको 10,000 रुपए देंगे। क्या आपको मंजूर है? मैंने कहा, हाँ ठीक है। उसने झुमके रख लिए और मुझे 10,000 रुपए दे दिए। मैं फौरन पास के एक छोटे होटल में गई। वहाँ खाना मंगाया। पेट में कुछ गया तो थोड़ा चैन मिला। वह दिन जैसे तैसे कट गया। रात को फिर मैं बस स्टॉप पर ही बैठकर सो गई। अगली सुबह उठकर मैं इधर उधर पूछताछ करने लगी कि कोई काम मिल सकता है क्या या रहने की जगह, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। फिर मैं और दूर चली गई और कुछ घर मालिकों से पूछने लगी कि किराए पर कमरा मिलेगा क्या। तभी एक औरत ने कहा, हाँ कमरा मिलेगा, लेकिन 0 डिपॉजिट देने होंगे और हर महीने 5,000 किराया। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे पास अब तो सिर्फ 10,000 रुपए थे। उसमें से भी कुछ खर्च हो चुके थे। कमरा लेना नामुमकिन था। मैं फिर निराश होकर बस स्टॉप पर आ गई। अगले 5 से 7 दिन मैंने वही गुजारे। रात को वही सोती। आसपास की कुछ दुकानों के लोग पूछने लगे, आप कौन हैं? रोज यही क्यों रहती हैं? 2-4 लोगों को मैंने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उल्टा आसपास के लोग अब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ की नजरें तो मुझे बहुत बुरी लगने लगी। एक शाम पास का ही एक दुकान वाला मेरे पास आया। चेहरा मैं पहचानती थी। वो बोला, देखिए, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती है। मैं अकेला रहता हूँ। बोलते वक्त वो घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम कोई तो सहारा दे रहा है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने वो बैग उठाया जिसमें मेरी 2-3 साड़ियाँ थी और उसके साथ उसके घर चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था, जैसे कोई महल हो। अंदर कदम रखते ही मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने मुझे आराम से बैठने को कहा और बोला, टेंशन मत लीजिए। फिर उसने मुझे खाने को दिया। उसके बाद उसने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक कमरा दिखाता हूँ। मैं उसके साथ गई। कमरा बहुत आलीशान था। घर भी बड़ा था। ढेर सारे कमरे थे। वह बोला, ये कमरा आपका है, आप यहाँ आराम से सो जाइए। फिर वह चला गया। मैं बेड पर बैठ गई। इतनी सुंदर जगह मैंने पहली बार देखी थी। नींद तो आ रही थी, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी था। सोचा, ये अनजान आदमी मुझे अपने घर ले आया है, पर बात करने में अच्छा लगा। स्वभाव भी ठीक लगा। मैं अपनी साड़ी ठीक करके बेड पर लेट ही रही थी कि तभी वो कमरे में लौटा। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी चाहिए तो ये पी लीजिए। मैं तुरंत उठकर बैठ गई, बोतल ली और कहा, शुक्रिया। थोड़ा पानी पिया। मुझे लगा अब वह चला जाएगा, लेकिन वो वही खड़ा रहा। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने बोतल टेबल पर रख दी और फिर बेड पर बैठ गई। अचानक उसने मेरी आंखों में देखा और पास आकर बगल में बैठ गया। मेरा डर और बढ़ गया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और अजीब नजरों से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में मुझे हवस साफ दिखाई दी। अब तो मैं बहुत डर गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। मैंने कहा, साहब ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोला, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, आज हम दोनों पूरी रात साथ सोते हैं। मैं हड़बड़ा कर बोली, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। हाँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब करूंगी। मैं साफ कह देती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो तुरंत बोला, तो क्या मैं तुम्हें अपने घर महारानी बनाकर सुलाने लाया हूँ? मैं उसे दूर धकेल रही थी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती रही। मैंने जोर से चिल्लाने की भी कोशिश की,
लेकिन उस कमरे से बाहर आवाज जा ही नहीं रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेल दिया और उठकर खड़ी हो गई। जल्दी से पल्लू ठीक किया, लेकिन वह भी उठकर मेरे पास आया और फिर मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा। मैं बार बार उसे दूर कर रही थी। मैं रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। भाई साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरे साथ ये गलत व्यवहार मत कीजिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे समझ आ गया था कि यह आदमी किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, चाहे मैं कितनी भी विनती कर लूं। उसका इरादा साफ था, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा अत्याचार बिल्कुल होने नहीं देने वाली थी। मैंने टेबल पर रखा एक भारी सा फ्लावर पॉट उठाया। जैसे ही वह मुझे गलत तरीके से छूने लगा, मैंने पूरी ताकत से वह पॉट उसके सिर पर दे मारा। पॉट लगते ही उसने दोनों हाथ सिर पर रखे और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वो निढाल होकर पड़ा रहा। सफेद टाइल्स पर उसके सिर से खून बहने लगा और फैलने लगा। मैं बुरी तरह डर गई। नीचे बैठकर उसका हाथ पकड़कर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मन में ख्याल आया, कहीं ये मर तो नहीं गया। डर से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर अचानक ख्याल आया, चाहे वो मरा हो या जिंदा, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। मुझे तुरंत निकलना होगा। बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ वहीं छोड़कर मैं भागी। कमरे से बाहर निकली। घर के कुछ लाइट्स जल रहे थे। मैं सीधे मेन डोर से बाहर आई। घर बहुत बड़ा था। आगे एक बड़ा सा गेट था। मैंने गेट खोला और बाहर निकलते ही भागने लगी। लेकिन तभी दिल ने कहा, सुरेखा भाग मत, कोई देख लेगा तो शक होगा। मैं रुक गई और फिर तेज कदमों से चलने लगी। एक बार पीछे मुड़कर उस बड़े बंगले को देखा जहाँ मेरे साथ ये सब हुआ था। फिर चेहरा सीधा किया और सड़क पर जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज चलती रही। बहुत दूर आने के बाद ही मेरी सांस में सांस आई। तभी मुझे याद आया मेरी बैग तो उसके घर में रह गई। मन में सवाल उठा, क्या वापस जाकर बैग ले आऊं? लेकिन फिर डर लगा, अगर मैं वहां गई और किसी ने देख लिया या पकड़ लिया तो, और अगर वह आदमी जिंदा निकला तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। ये सोचकर मैंने बैग के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और तेजी से आगे बढ़ी। काफी दूर आकर मैं एक रिक्शा स्टैंड पर पहुंची। एक रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा वाले ने पूछा, कहाँ जाना है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था। फिर मैंने कहा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। वो बोला, यहाँ से रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, 50 रुपए लगेंगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है, चलो। उसने रिक्शा चालू किया। मन में डर और तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। काफी देर बाद उसने मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। मैंने उसे 50 रुपए दिए। शुक्र था कि पैसे मैंने बैग में नहीं बल्कि अपने पास रखे थे। अब रात के 12 बज रहे थे। स्टेशन पर पहुंचकर मैं एक बेंच पर बैठ गई। ये शहर का बड़ा रेलवे स्टेशन था। वहाँ भीड़ थी। फिर भी मुझे डर लग रहा था कि उस आदमी का क्या हुआ होगा। लेकिन अब जब मैं इतनी दूर आ चुकी थी तो लगा कि ना वह मुझे ढूंढ पाएगा और ना यहाँ तक पहुँच पाएगा। वह पूरी रात मैंने स्टेशन की बेंच पर बैठकर ही काटी। लेकिन अगले दिन से फिर मेरी मुसीबतें शुरू हो गई। मैं वहीं स्टेशन के आसपास भटकने लगी। रहने के लिए कोई जगह, कोई कमरा मिल जाए, ये सोचकर तलाश करने लगी। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई कमरा किराए पर ले सकूं। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब भी भूख लगती तो कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ता था, और इसी तरह मेरे पास के पैसे अब खत्म होते गए। मेरे पास तो बस एक ही साड़ी थी, वही जो मैंने पहन रखी थी। उसी में मैं दिन रात गुजारा करती। धीरे धीरे वह भी पुरानी होने लगी, जगह जगह से फटने लगी। लेकिन शायद यही अच्छा था, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई मुझे बुरी नजरों से नहीं देखता था। 2 महीने के भीतर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मेरे पास आखिरी 100 रुपए बचे थे। मैंने सोचा कि ये भी खत्म हो गए तो फिर मेरा क्या होगा। मैं स्टेशन के आसपास ही भटकती रहती। लोग मुझे पागल या भिखारी समझने लगे। कभी कभी कोई मुझे खाने को दे देता तो कोई 1 रुपया हाथ में पकड़ा देता। मैं मजबूरी में ले लेती। एक दिन मैंने देखा एक ट्रक खड़ा था। उसमें एक आदमी पाइनएप्पल बेच रहा था। जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आओ पाइनएप्पल लो, सिर्फ 100 रुपए का। मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद था। मन किया कि एक ले लो, लेकिन 100 रुपए में एक मतलब अगर मैंने लिया तो मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं उसके पास गई। वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था, उसकी पीठ मेरी ओर थी। तभी एक औरत आई और उससे एक पाइनएप्पल खरीदा। उसने बड़े सलीके से पाइनएप्पल छीलकर उसके टुकड़े एक पॉलिथीन में भरकर उसे दे दिए। मैंने सोचा अगर ये मुझे छोटा पाइनएप्पल 50 में दे दे तो अच्छा होगा।
मैंने पूछा, भैया छोटा पाइनएप्पल 50 में दोगे? वह बोला, नहीं, 100 रुपए का है, कोई भी लो, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मैं मायूस होकर जाने लगी। तभी उसने पलटकर मुझे देखा। हमारी नजरें मिली। वह मुझे देखता ही रह गया और मैं भी। अचानक मुझे लगा मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। फिर याद आया, अरे ये वही ट्रक वाला है जिसने मुझे गांव से शहर तक छोड़ा था। वो हैरानी से बोला, अरे आप? मैंने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। वो पूछने लगा, आप यहाँ कैसे? क्या आप यही रहती हैं? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी हालत देखकर उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वह बोला, आपको क्या हुआ? और ये कपड़े, आप वही औरत है ना जिन्हें मैंने गांव से लेकर शहर तक छोड़ा था? मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ। वो बोला, क्या आपको पाइनएप्पल चाहिए? मैंने कहा, हाँ चाहिए। उसने कहा, ठीक है, रुकिए। मैंने मना किया, नहीं, रहने दीजिए। लेकिन उसने ट्रक से एक पाइनएप्पल निकाला, छीलकर साफ किया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हाथ में लिया। मेरे पास तो अब आखिरी 100 रुपए थे, पर मैं ये कहने में झिझक रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। ब्लाउज में रखे वो 100 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो बोला, रहने दीजिए। उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। मैंने फिर जिद की, नहीं, ये लीजिए, वरना मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। पहले भी आप मुझे गांव से शहर तक बिना पैसों के लाए थे। अब मैं आपको फिर तकलीफ नहीं देना चाहती। प्लीज ये पैसे रख लीजिए। वह कुछ देर चुप रहा, मेरी तरफ देखता रहा और फिर बोला, मैंने आपको शहर छोड़ा था, तो बताइए अब आप कहाँ रहती हैं? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा चेहरा उतर गया। तब उसने कहा, क्या हुआ? आपके साथ आखिर ऐसा क्या क्या हुआ है? आप मुझे बता सकती है। आप कौन है? आपका नाम क्या है? और तभी मैं धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा नाम सुरेखा है। आप जिस गांव से मुझे शहर लेकर आए वही मेरा गांव था, लेकिन मेरे पति कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अपने ससुराल में रह रही थी, पर ससुराल वालों ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं शहर आई, सोचा था कुछ काम करूंगी, एक कमरा किराए पर लेकर रह लूंगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती गई और अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। मुझे बस किसी तरह का काम मिल जाए और कुछ नहीं। अगर आप मुझे कहीं काम दिला देंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। वह मेरी बातें सुनकर हैरानी से मुझे देखने लगा। शायद वह मेरी मदद नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं वहां से जाने लगी। 4 कदम आगे गई ही थी कि उसने मुझे आवाज दी, अरे सुरेखा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसने इशारे से मुझे वापस बुलाया। मैं उसके पास गई। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी मदद कर सकता है। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मैं उसके पास पहुंची तो वह बोला, देखो, मैं तुम्हें कहीं नौकरी नहीं दिलवा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो बोला, मैं अपने ट्रक में फल बेचता हूँ, कभी कभी सब्जियां भी, लेकिन ज्यादातर फल ही बेचता हूँ। कई बार ये सब अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगी तो बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। वह बोला, देखो सुरेखा, मैं तुम्हें रोज 300 रुपए दूंगा। तुम्हें रोज आकर मेरी थोड़ी बहुत मदद करनी होगी। बस मैंने कहा, हाँ मैं करूंगी। आप जो भी छोटा मोटा काम कहेंगे सब करूंगी। ठीक है, तो कब से शुरू करना चाहोगी? अगर आप कहें तो अभी से ठीक है, लेकिन सुरेखा तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने कैसे दिन गुजारे हैं और किस हालात में रही हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें पहले अपनी सफाई करनी चाहिए और कपड़े भी बदलने चाहिए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैंने तुरंत कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। उसने जेब से 1000 रुपए निकालते हुए कहा, लो ये पैसे रखो और सामने जो साड़ी की दुकान है वहाँ से एक साड़ी खरीद लो। मैंने कहा, नहीं नहीं, पैसे मत दीजिए। वह बोला, सुरेखा, यह पैसे मैं बाद में तुम्हारी मजदूरी में से काट लूंगा, अभी तुम जाकर साड़ी ले आओ। मैंने हामी भर दी। मैं उस दुकान में गई और कुछ साड़ियों की कीमत पूछी। साड़ियाँ बहुत महंगी थी। मैंने पूछा, सबसे सस्ती साड़ी कितने की है? दुकानदार बोला, 400 रुपए की। ठीक है, वही दिखाइए। मैंने 400 रुपए की एक साड़ी ले ली। दुकान के बाहर कुछ रेडीमेड ब्लाउज भी लटक रहे थे, तो मैंने उनमें से एक 200 रुपए में ले लिया। फिर मैं वापस ट्रक वाले के पास गई और कहा, ये लीजिए बाकी के पैसे। 600 रुपए में एक साड़ी और एक रेडीमेड ब्लाउज मिल गया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है। मैंने बचे हुए 400 रुपए उसे दिए। उसने कहा, ठीक है,
देखो मुझे यहाँ कुछ बेचना है, तुम चाहो तो आगे गाड़ी में बैठ सकती हो। अरे नहीं, मैं आपकी तरकीब देखना चाहती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि काम कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। फिर मैं काफी देर तक उसकी तरकीब देखती रही। कुछ लोग उसके पास पाइनएप्पल लेने आते थे और वह उन्हें छील कर देता था। उसके पास एक बहुत ही धारदार चाकू था जिससे वह पाइनएप्पल छील कर देता था। देखते ही देखते शाम तक सारे पाइनएप्पल बिक गए। उसके बाद उसने कहा, सुरेखा चलो, अब मैं घर जाता हूँ। हाँ ठीक है। उसने पूछा, अब आप कहाँ जाएंगी? अब मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन जाऊंगी। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, सुरेखा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे घर आ सकती है। अब मेरे मन में अनगिनत सवाल और संदेह पैदा हो गए क्योंकि इससे पहले मैं एक आदमी पर भरोसा करके उसके घर गई थी और जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वह सब मुझे याद आने लगा। लेकिन ये आदमी ईमानदार और सच्चा लग रहा था। मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार मेरे दिल से आवाज आई, हाँ सुरेखा तुम इस पर भरोसा कर सकती हो। फिर मैंने कहा, ठीक है चलेगा। मैं उसकी गाड़ी में ड्राइवर के बगल में आगे बैठ गई। वहाँ से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में हम उसके घर पहुँच गए। जब हम उसके घर पहुँचे तो मैंने उसका घर देखा। वो 2 कमरों का एक साधारण घर था। उसने मुझे अंदर बुलाया। मैंने उससे पूछा, क्या आप घर में अकेले रहते हैं? हाँ, अभी तो मैं अकेला ही हूँ। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, वह फिलहाल गाँव गई हुई है, बड़े भाई के पास। कुछ महीनों में वापस आएंगी। यहाँ का माहौल उन्हें ज्यादा सूट नहीं करता, इसलिए वो गाँव में ही रहती है। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि यहाँ रहो, पर वह नहीं मानती। सुरेखा बैठो यहाँ, मैं अभी आया, कहकर वो बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर वापस आया। सुरेखा मैं फ्रेश हो गया हूँ, आप जो साड़ी लाई हैं उसे पहन लीजिए, अगर आप चाह तो नहा भी सकती है। उसने ये सुझाव दिया। ठीक है। मैं वह साड़ी और ब्लाउज लेकर उस छोटे से बाथरूम में गई। वहां जाकर मैं फ्रेश हो गई। कई महीनों बाद ऐसी किसी बंद जगह में नहाने का मौका मिला था। मैंने अच्छे से नहाकर नई साड़ी और ब्लाउज पहना और बाहर आई। मुझे लगा कि वो किचन में कुछ कर रहा है। मैं अगले कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो वहां आया और मुझे देखता ही रह गया। मैं थोड़ी उलझन में थी और इधर उधर देखने लगी। तब उसने कहा, सुरेखा जब आप फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए हैं तो आपका रूप ही बदल गया है। मैं कुछ नहीं बोली। वो बोला, देखो मैं खाना बना रहा हूँ, अब हम खाना खा लेते हैं। मैंने पूछा, क्या मैं आपकी मदद करूँ? नहीं नहीं, मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं, मुझे सब आता है, आप चिंता मत कीजिए। किचन कहाँ है? अब हम दोनों उसके घर के पीछे वाले कमरे में गए। पीछे एक छोटा सा किचन था जहाँ उसने आटा गूंद कर रखा था और साथ में आलू काट कर रखे थे। ये देखकर मैंने उससे पूछा, क्या आप आलू की सब्जी और रोटियां बना रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप सामने वाले कमरे में जाइए, मैं सब कर दूंगा। अरे नहीं, मैंने जिद की और आगे बढ़कर रोटियों का आटा लिया और रोटियां बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे मैं आलू की सब्जी भी बना लेती हूँ, बस मुझे बताइए कि सामान कहाँ रखा है। मैंने उससे आलू की सब्जी बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान कहाँ रखा है पूछ लिया। थोड़ी देर में मैंने खाना तैयार कर लिया। हम दोनों ने साथ में अगले कमरे में नीचे बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन समेट लिए। रात के 10 बज चुके थे। तब वो बोला, सुरेखा आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं नीचे सोता हूँ। उसके घर के अगले कमरे में एक कोने में एक पलंग था और एक छोटा टीवी दीवार पर लगा हुआ था। 2 कुर्सियां रखी थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था। अरे नहीं, आप पलंग पर सोइए, मैं नीचे सोती हूँ। ठीक है। उसने मुझे 2 चादरें निकाल कर दी और एक तकिया दिया। मैंने एक चादर नीचे बिछाई और तकिया सिर के नीचे रखकर वहीं सो गई। वह भी पलंग पर सो गया। कमरे की बत्ती चालू थी। मैंने दूसरी चादर ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा। पहले मेरे साथ उस इंसान ने जो किया था, क्या यह भी वैसा ही तो नहीं करेगा? इसी डर की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह तक मैं जागती रही। अगले दिन सुबह बाहर उजाला होने लगा था। उस उजाले की वजह से मेरी नींद टूट गई। तब मैं उठी, बाथरूम में जाकर नहाई और वही साड़ी दोबारा पहन ली। उसके बाद वह भी उठे और वह भी नहाकर फ्रेश हुए। मैंने किचन में जाकर पूछा, खाने में क्या बनाऊं? उसने जवाब दिया, तुम कुछ भी बना लो। हम दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाते हुए मैंने पूछा, अरे आपका नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम मोहन है।
मैंने बस इतना ही कहा और हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो बोला, सुरेखा, मैं अब गाड़ी लेकर बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ सामान भरना है। अगर मैं शाम तक यानी 5 बजे तक घर आ गया तो बाजार में बेचने जा सकता हूँ। अगर देर हो गई तो नहीं जा पाऊंगा, पर मैं 5 बजे तक वापस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आगे उसने कहा, सुरेखा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, घर खुला मत छोड़िएगा और घर से बाहर मत निकलिएगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो घर से बाहर निकल गया और मैंने घर को अंदर से बंद कर लिया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई, पर मुझे ये समझ आ गया था कि वह बहुत अच्छा इंसान है। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रही और बहुत देर तक सोचती रही। ना जाने क्या क्या उल्टे सीधे ख्याल और सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आगे क्या होगा ये ख्याल भी मुझे परेशान करने लगे। रात में किसी भी तरह से नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करने पर भी दिमाग नहीं हो रहा था। सुबह हुई और अब आंखों में नींद आने लगी। मैं कुर्सी से उठी और पलंग पर जाकर लेट गई। मन थोड़ा शांत हो गया था, इसलिए कुछ ही मिनटों में नींद आ गई। कितनी देर सोई पता नहीं। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। मैं दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। सामने मोहन जी खड़े थे, इस घर के मालिक। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराई और वह भी मुस्कुराए। वो घर के अंदर आए। उन्होंने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, थोड़ी देर सोई थी। अच्छा लगा। अच्छा, चलिए हमें निकलना है, मैं गाड़ी में तरबूज भर के लाया हूँ। ठीक है। उन्होंने घर से थोड़ा सामान लिया। मैंने चप्पल पहनी और बाहर आ गई। मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा तो आधा ट्रक बड़े बड़े तरबूजों से भरा हुआ था। उन्होंने घर को ताला लगाया और ट्रक के पास आए। उन्होंने मुझे ट्रक में बैठने के लिए कहा। मैं आगे जाकर बैठ गई। उन्होंने ट्रक शुरू किया। कुछ दूर चलने पर हम उसी जगह पर रुके जहाँ कल मिले थे। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। उन्होंने पीछे जाकर ट्रक का गेट खोला और अंदर रखा हुआ वजन कांटा बाहर निकाल कर रख दिया। मैं उन्हें देखती रही। उन्होंने कहा, सुरेखा, सब ठीक है ना? मैंने बस सिर हिलाया। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया, चलो तरबूज लो, 20 रुपए किलो। 5 मिनट बीत गए पर कोई भी तरबूज खरीदने नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में हम दोनों निराश हो गए। मुझे लगा कि मेरे आने की वजह से ही शायद कोई तरबूज खरीदने नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि अगर मेरी वजह से उनका धंधा अच्छा नहीं हुआ तो वह मुझे काम पर नहीं रखेंगे। इस बात का डर मुझे सताने लगा। 10 से 15 मिनट बीत गए। लोग पास आ रहे थे, लेकिन कोई भी तरबूज नहीं ले रहा था। पास आकर देखकर चले जाते थे। मुझे टेंशन होने लगी। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, मोहन जी, क्या हुआ? ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। मोहन जी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, ये क्या कह रही हैं सुरेखा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए थोड़ी देर में लोग कैसे आते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, पर फिर भी मन में थोड़ा शक हो रहा था कि क्यों लोग तरबूज खरीदने के लिए पास नहीं आ रहे हैं। तरबूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ देर बाद 2 औरतें आई और उन्होंने तरबूज का दाम पूछा। मोहन जी बोले 20 रुपए किलो है। उन्होंने 2-2 तरबूज लिए जो लगभग 4 से 4 किलो के थे, इसलिए दोनों ने 80 से 80 दिए। इसके बाद कुछ और आदमी और औरतें तरबूज लेने के लिए पास आने लगे और जल्दी ही भीड़ बढ़ गई। तरबूज तेजी से बिकने लगे। भीड़ बढ़ने पर मोहन जी बोले, सुरेखा, आप बस पैसे इकट्ठा करने का काम कीजिए। मैं हर किसी को जितने तरबूज चाहिए उतने तौल कर देता हूँ। ग्राहक फटाफट आ रहे थे और मैं उनसे सही पैसे ले रही थी। तरबूजों की गाड़ी तेजी से खाली होने लगी। 9 बजे तक सारे तरबूज बिक गए। कुछ लोग वापस आने लगे क्योंकि उनका कहना था कि तरबूज बहुत मीठे थे। सारे तरबूज बिकने के बाद मोहन जी और मैं पास की एक छोटी चाय की दुकान पर गए। उन्होंने चाय पीने की जिद की, इसलिए मैंने उनके साथ चाय पी। चाय पीने के बाद वो बोले, चलिए सुरेखा, अब घर चलते हैं। हम दोनों ट्रक के पास आए। जो थोड़ा बहुत सामान था उसे उन्होंने ट्रक में रखा। वह ड्राइवर की सीट पर बैठे और मैं उनके बगल में बैठ गई। मेरा ध्यान गया तो वहाँ एक बड़ा तरबूज रखा हुआ था। मैंने हैरान होकर पूछा, अरे मोहन जी, ये तरबूज यहाँ क्यों रखा है? वो हंसकर बोले, अरे सुरेखा, हमें भी तो खाना है ना, क्या सारे तरबूज बेच दे? एक अपने लिए भी निकाल कर रखा है। फिर उन्होंने गाड़ी शुरू की और हम दोनों घर आए। घर आने के बाद मोहन जी ने दरवाजे का ताला खोला और हम दोनों अंदर गए। वो हाथ पैर धोकर आए और मुझे भी फ्रेश होने के लिए कहा। वो किचन में जाकर चाय बनाने लगे। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो उन्होंने 2 कप बढ़िया चाय बना ली थी। वो अगले कमरे में आए। एक कप मेरे हाथ में दिया और दूसरा कप खुद ले लिया।
सामने दीवार पर घड़ी थी। अब लगभग 10 बज चुके थे। चाय पीने के बाद मोहन जी बोले, सुरेखा अब खाना बनाते हैं। मैंने उनकी तरफ देखकर पूछा, आपको भूख लगी होगी ना? वो हंसकर बोले, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने कहा, मुझे थोड़ी भूख लगी है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम तरबूज काट कर खाते हैं और पास में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैं नाश्ता ले आता हूँ। जब वो घर से बाहर जा रहे थे तो बोले, सुरेखा मैं नाश्ता लेकर आता हूँ अभी। मैंने कहा, ठीक है। वो बाहर चले गए और मैं वहीं बैठी रही। अब मेरे मन में कई ख्याल आने लगे। मोहन जी बहुत अच्छे हैं। वह मुझसे इतने प्यार और अपनेपन से बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मुझे कुछ दिन पहले के दिन याद आने लगे जब मेरे पास बैठने और सोने की जगह नहीं थी, पर मोहन जी ने मुझे अपने घर में जगह दी और इतने अपनेपन से मुझसे पेश आते हैं। उनके इस व्यवहार से मेरे मन में उनके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मोहन जी बाहर से आए। वो नाश्ता लाए थे। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। उन्होंने जो बड़ा तरबूज रखा था उसे भी काटा और हम दोनों ने मिलकर खाया। तरबूज बहुत स्वादिष्ट और मीठा था। उसे खाकर बहुत सुकून मिला। पेट भर गया। कितने महीनों बाद मुझे पेट भर के खाने को मिला था। उसके बाद मैंने वहाँ फैली हुई सारी चीजें समेट ली। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मोहन जी बोले, चलो सुरेखा अब सो जाते हैं। मैंने कहा, मोहन जी मैं नीचे ही सोऊंगी जैसा कल सोई थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो पलंग पर सो गए। मैंने नीचे एक चादर बिछाई और दूसरी चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। बहुत देर तक नींद नहीं आई। थोड़ा डर तो था ही, लेकिन मुझे भरोसा था कि मोहन जी का स्वभाव अच्छा है और वह कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। इसी भरोसे के साथ मैंने सोचते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो उजाला हो चुका था। मैं उठकर बैठ गई। अचानक मेरी नजर पास के पलंग पर गई तो मोहन जी वहाँ नहीं थे। सामने दीवार पर एक घड़ी लगी हुई थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 8 बज चुके थे। मैं हड़बड़ा कर उठी। मोहन जी अगले कमरे में थे। वह नहाने जा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, सुरेखा आप भी नहा लीजिए। मैंने बस सिर हिलाया। मैंने कहा, माफ कीजिए, मुझे उठने में देर हो गई। वो बोले, कोई बात नहीं सुरेखा, इसमें क्या है। अगर किसी दिन देर से उठे तो और सुबह हमें कोई जरूरी काम भी तो नहीं होता। मैं बाथरूम में जाकर नहाई और मेरे पास जो पुरानी साड़ी थी वही पहन ली। मैं नहाकर बाहर आई। मोहन जी ने मेरी तरफ देखा। थोड़ा हैरान होकर बोले, क्या हुआ सुरेखा, आपने वही पुरानी वाली साड़ी पहन ली? मैंने बस हाँ कहा। वो बोले, अरे आपके पास तो बस एक ही साड़ी है, उस दिन एक ही साड़ी लाई थी। ठीक है, दोपहर में आपके लिए साड़ी ले आऊंगा अगर आप चाहे तो। मैंने मना कर दिया, नहीं रहने दीजिए। वो हंसकर बोले, तो क्या आप यही पुरानी साड़ी पहनने वाली हैं? दोपहर में चलते हैं हम। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा सुरेखा आप क्या खाना बनाएंगी? जो आप चाहे मैं वही बनाती हूँ। उन्होंने कहा, दाल चावल और कोई अच्छी सब्जी बनाइए। ठीक है, मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। कुछ चीजें मुझे पता नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ मुझे बता रहे थे। खाना बन जाने के बाद हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। उसके बाद मोहन जी बोले, सुरेखा आपको साड़ियाँ लेनी है ना? मैंने मना कर दिया, नहीं रहने दीजिए। इस पर वो बोले, नहीं सुरेखा, ऐसा थोड़ी होता है। आप एक ही साड़ी कितने दिन पहनेंगी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उन्होंने जिद की तो हम दोनों दोपहर में मार्केट में गए। वहाँ एक साड़ियों की दुकान थी। वहाँ से 2-3 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद कुछ सब्जियाँ ली। फिर हम वापस घर आ गए। अच्छा सुरेखा मैं जाता हूँ, बाजार से कुछ खिलाता हूँ, जो मिलेगा वही फल ले आता हूँ, फिर शाम को बेचने जाएंगे। वो हंसकर बोले, हाँ ठीक है मोहन जी। मोहन जी हंसने लगे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, आपने मोहन कहा ना। वो हंसे और बोले, हाँ मुझे मोहन कहलाना पसंद आएगा। क्या मैं आपको मोहन जी कहूँ तो चलेगा? मैंने हंसकर जवाब दिया, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मोहन जी, तो क्या मैं खाना बनाकर रख दूं ताकि वहाँ से आने के बाद हमें बस खाने की ही चिंता रहे? वह बोले, हाँ चलेगा सुरेखा, ये अच्छा है, आप खाना बनाकर रखिए। फिर मैं खाना बनाने लगी और मोहन जी ट्रक लेकर निकल गए। खाना बनाने के बाद मोहन जी शाम को 6 बजे से पहले ही घर आ गए। फिर हम दोनों वापस ट्रक लेकर बाजार गए। मोहन जी अंगूर बेचने गए थे जो वो भरकर लाए थे। वह पूरा ट्रक भरकर अंगूर लाए थे। शाम को यानी रात के 9 बजे तक हमने अंगूर बेचे। उसके बाद मोहन जी बोले, चलो सुरेखा अब घर चलते हैं, बचे हुए अंगूर कल बेचेंगे। हाँ ठीक है मोहन जी। फिर हम दोनों वहाँ से घर आ गए।
मैंने खाना पहले ही बना रखा था। उसके बाद हमने खाना खाया। वो पलंग पर सो गए और मैं नीचे सोई। अगले कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। मुझे मोहन जी के घर आए हुए लगभग 1 महीना हो गया होगा। तब मोहन जी बोले, सुरेखा, आपका 1 महीना पूरा हो गया है। 300 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए, ये लीजिए आपके पैसे। मैंने हैरान होकर मोहन जी की तरफ देखा और कहा, अरे मैं तो आपके घर पर रहती हूँ और खाती हूँ। वो हंसते हुए बोले, सुरेखा, आप खाना भी बनाती हैं और घर को भी साफ सुथरा रखती है, तो मैं उस काम के थोड़े पैसे तो दूंगा ना। आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए आपके 9,000 रुपए। मुझे उनसे पैसे लेने में थोड़ी झिझक हो रही थी, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती वे पैसे मेरे हाथ में रख दिए। अरे मोहन जी, पर ये पैसे कहाँ रखूं? वह बोले, कहीं भी रखिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। मैंने कहा, तो फिर मैं इन्हें अलमारी में रख देती हूँ, और उनके घर की एक छोटी अलमारी में वह पैसे रख दिए। अब अगले 2 महीने बीत गए। मैं मोहन जी के साथ काम कर रही थी। उनके फल बेचने के काम के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। एक बार मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, मोहन जी, अगर हम आपके फल बेचने के साथ साथ जूस बेचने का भी बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा? क्या ये संभव है? वो बोले, हाँ हो सकता है, पर फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, किसका जूस बेचना है? वो बोले, हम जो फल बेचते हैं उन्हीं का जूस बेचते हैं। ठीक है, चलेगा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन सुरेखा, हमें इसके लिए एक जूस बनाने की मशीन खरीदनी पड़ेगी। मैंने उत्सुकता से पूछा, कितने की है? वो बोले, 10,000 की। फिर हम बाजार गए और एक 10,000 की जूस निकालने वाली मशीन खरीदी। वो बहुत अच्छी मशीन थी। कोई भी फल उसमें डालो तो जूस बाहर निकलता था। उसमें गन्ने का रस निकालने का भी इंतजाम था। फिर मोहन जी और मैं साथ में काम करने लगे। हम अलग अलग फलों का जूस बनाकर बेचने लगे। दिन ब दिन हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। उस दिन भी हमेशा की तरह 5:03 उठी, ब्रश किया और नहाने के लिए बाथरूम में गई। नहाने के बाद मैं सिर्फ तौलिया लपेटकर बाहर आई। मेरी हमेशा की आदत है कि मैं बाथरूम के बाहर आकर साड़ी पहनती हूँ। मैं तौलिया निकालकर साड़ी पहनने ही वाली थी कि मेरा ध्यान सामने गया। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने सिर ऊपर किया तो मैं चौंक गई। सामने मोहन जी खड़े थे। उन्हें देखकर मैं डर गई। उनकी नजर मुझ पर पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन इतनी जल्दी वह यहाँ क्यों आए, ये मुझे समझ नहीं आया। हमेशा तो वह इस समय सोए हुए होते थे, आज जल्दी उठ गए होंगे। कुछ पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि क्या मैं वापस बाथरूम में जाऊं, लेकिन मेरे हाथ में साड़ी थी। मैंने किसी तरह उसे कंधे पर डालने की कोशिश की, लेकिन वह फिसलकर नीचे गिर गई। मैंने सिर्फ गुलाबी रंग के चौकोर डिजाइन वाला एक तौलिया लपेट रखा था। मैंने अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन 2 हाथों से कितना ढकूंगी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये कोशिश बेकार है। मैंने फिर से मोहन जी की तरफ देखा और कहा, मोहन जी, आप इतनी जल्दी यहाँ, क्या आप आज जल्दी उठ गए? वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने मेरी तरफ एक बार देखा और तुरंत अपनी गर्दन घुमा ली। वो बोले, अरे सुरेखा, माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। मुझे पता नहीं था कि तुम नहाकर बाहर आ रही हो। मैं तो बस बाथरूम की तरफ आ रहा था। ठीक है, तुम अपना काम करो। इतना कहकर वो मेरी तरफ देखे बिना अगले कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद मैंने फटाफट साड़ी पहनी। फिर मैं किचन में गई और कुछ काम करने लगी, लेकिन मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मेरी अगले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बहुत देर तक किचन में ही काम करती रही। थोड़ी देर बाद मोहन जी की आवाज आई, सुरेखा, हो गया तुम्हारा? मैंने कहा, हाँ हो गया। फिर वो बाथरूम में चले गए। मैं अगले कमरे में आई और थोड़ी साफ सफाई की। मोहन जी थोड़ी देर में नहाकर बाहर आ गए। उनसे आंखें मिलाने में भी मुझे शर्म आ रही थी। मैं किचन में गई, चाय बनाई और कप में छान ली। मोहन जी अगले कमरे में बैठे थे। मैंने उन्हें चाय का कप दिया और वापस किचन में आकर नाश्ता बनाया। मैंने उन्हें नाश्ता दिया। वह बोले, सुरेखा, तुम भी नाश्ता करो। मैंने हाँ कहा। फिर हम अगले कमरे में बैठकर साथ में नाश्ता करने लगे। हमने टीवी चालू किया जिस पर न्यूज चल रही थी। मैं जानबूझकर टीवी की तरफ देखती रही। मोहन जी ने उस सुबह के बारे में मुझसे ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया और ना ही मैंने कुछ कहा। वह दिन ऐसे ही गुजर गया। मोहन जी अब फलों का व्यापार करते थे। मैंने उनकी गाड़ी के पास जूस बेचने का काम शुरू कर दिया। हमने वहाँ एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था। मैं अलग अलग तरह के जूस बनाती थी, जिससे धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। दिन ब दिन हमारा धंधा बढ़ता गया। उस सुबह के बाद मैं ज्यादा सतर्क हो गई थी।
अब मैं बाथरूम में ही साड़ी पहनकर बाहर आती थी ताकि दोबारा ऐसा ना हो। एक शाम हम आगे के कमरे में टीवी देखते हुए खाना खा रहे थे। खाते समय मेरी नजर कोने में गई। मुझे वहाँ 2 चूहे भागते हुए दिखे। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। मैं जोर से चीख पड़ी। मोहन जी ने पूछा, क्या हुआ सुरेखा? मैंने डरते हुए कहा, वहाँ चूहे हैं। वह हंसे, अरे चूहे तो घर में होते ही है। मैंने कहा, पर मुझे बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार रात को सोते समय एक चूहे ने मेरे कान पर काट लिया था। तब से मुझे उनसे डर लगता है। उन्होंने कहा, अच्छा डरो मत, मैं हूं ना। हमने खाना खत्म किया। मैंने बर्तन समेटे, फिर सोने की तैयारी शुरू की। पर मुझे जमीन पर सोने से डर लग रहा था। मोहन जी पलंग पर सोए थे। मैंने नीचे गद्दा बिछाया, लेकिन मुझे अब डर लग रहा था। मेरी नजर फिर कोने में गई। एक चूहा पलंग के नीचे भागता हुआ दिखाई दिया। मैं फिर से चीख पड़ी। मोहन जी पलंग पर उठकर बैठ गए। क्या हुआ सुरेखा? मैंने डरते हुए कहा। पलंग के नीचे चूहा है, वो भाग गया। अरे चूहे तो इधर उधर भागते ही रहते हैं, पर मुझे बहुत डर लगता है। मैं कैसे सोऊं? अच्छा सुरेखा, तुम पलंग पर सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ। मोहन जी ने बेझिझक कहा। मैंने तुरंत कहा, नहीं मोहन जी, आप नीचे और मैं ऊपर सोऊं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, आप आराम से ऊपर सो जाइए। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने हिम्मत करके नीचे ही बिस्तर लगा लिया। मोहन जी पलंग पर सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटा हो गया, फिर भी आंख नहीं लगी। इतने में एक चूहा उधर से भागता हुआ मेरे दाहिने हाथ पर चढ़ गया और मेरे ऊपर से कूदकर भाग गया। मैं डरकर जोर से चीखी और उठकर बैठ गई। मेरी आवाज से मोहन जी की नींद टूट गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ सुरेखा? मैंने डरते हुए कहा, चूहा मेरे ऊपर से भाग गया। वह हंसे। मैं चिढ़कर बोली, मैं यहाँ परेशान हूँ और आप हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, हंसने जैसा ही तो है। चूहा ऊपर से चला भी जाए तो कुछ नहीं करता, डरो मत, आराम से सो जाओ। पर मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मैं वैसे ही बैठी रही। मोहन जी पलंग पर लेटे रहे। फिर बोले, सुरेखा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे बगल में पलंग पर सो सकती हो। पलंग बड़ा है, जगह है। उनकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं क्या जवाब दूं? मुझे समझ नहीं आया। मैं चुप रही, लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है, मैं ऊपर सो जाती हूँ। मैंने नीचे बिछा हुआ बिस्तर उठाया और नया गद्दा एक तरफ रख दिया। मोहन जी दीवार की तरफ खिसक गए। उनके बगल में जगह थी। मैं पलंग पर बैठ गई। उन्होंने कहा, सो जाओ सुरेखा, काफी रात हो चुकी है। मुझे अजीब लगा, पर हिम्मत करके उनके बगल में लेट गई। सिर के नीचे तकिया लिया और चादर ओढ़ ली। मोहन जी दीवार की तरफ मुंह करके सो गए थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। रात काफी हो चुकी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मोहन जी के बगल में सोने से मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। बहुत देर बाद नींद आई। सुबह जब आंखें खुली तो मोहन जी बगल में सोए हुए थे और उनके खर्राटे की आवाज आ रही थी। मैंने चादर हटाई और उठकर बैठ गई। घड़ी में 7 बज चुके थे। मैं फटाफट बाथरूम गई, नहाकर तैयार हो गई। वापस आकर मोहन जी को उठाया। वह नहाकर तैयार हुए और फिर हम अपने काम में लग गए। वह दिन बीत गया। शाम को फिर सोने की प्रॉब्लम हुई। खाने के बाद मोहन जी ने पूछा, सुरेखा, आज नीचे सोगी या ऊपर? अरे, चूहे अभी भी उछल कूद कर रहे हैं। मुझे याद आया कि चूहों के लिए दवा लानी थी। मैं खुद को दोष देने लगी। अगर दवा ला दी होती तो चूहों से छुटकारा मिल गया होता। मोहन जी बोले, अच्छा सुरेखा, ऊपर सो जाओ, कल की तरह चलेगा ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं पलंग पर सोने की तैयारी करने लगी। मोहन जी दीवार की तरफ खिसक गए। मैं उनके बगल में लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई, लेकिन रात में कभी आंख खुली तो देखा मोहन जी बहुत करीब आ गए थे। वह मेरी तरफ तकिए पर सोए हुए थे। उन्होंने टी शर्ट और नाइट पैंट पहनी हुई थी। मैं थोड़ा बगल में सरक गई, लेकिन अनजाने में ही मेरी नजर उनकी तरफ जाने लगी। कमरे में नाइट बल्ब की धीमी रोशनी फैली हुई थी। वह रोशनी उनके शरीर पर पड़ रही थी। उनका गठीला और आकर्षक शरीर उस रोशनी में और भी आकर्षक लग रहा था। वो गहरी नींद में थे। सांस लेने के साथ उनका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। उनका चौड़ा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अनजाने में मैं ही उनकी तरफ करवट लेकर लेट गई और उन्हें देखती रही। धीरे धीरे मुझे फिर से नींद आ गई, लेकिन अचानक रात में मेरी नींद खुल गई। मोहन जी का दाया हाथ और पैर मेरे ऊपर था। मैं बाईं तरफ सोई हुई थी और उन्होंने मुझे जैसे गले लगा लिया था। मैंने धीरे से उनका हाथ उठाकर बगल में रखा, लेकिन उन्होंने फिर से अनजाने में उसे मेरे ऊपर रख दिया। वो गहरी नींद में थे। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था।
मैंने फिर से हाथ हटाने का सोचा, लेकिन फिर सोचा रहने देती हूँ, उनकी नींद टूट जाएगी। मैं वैसे ही अजीब सी हालत में पड़ी रही। उनका हाथ और पैर मेरे ऊपर ही था, जैसे उन्होंने मुझे गले लगा लिया हो। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मोहन जी कितने अच्छे हैं, मेरी हालत तब कितनी खराब थी। उन्होंने मुझे उस मुश्किल हालात से बाहर निकाला, अपने घर में रखा। सच कहूँ तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और प्यार बढ़ रहा था। मैं किसी तरह सोने की कोशिश करने लगी, पर मोहन जी का हाथ मेरे ऊपर था। नींद कैसे आती? मन में बेमतलब के ख्याल आने लगे। धीरे धीरे मेरा शरीर गर्म होने लगा, मेरे काबू में नहीं था। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनजाने में मेरा हाथ उनके शरीर पर चला गया। मैंने भी उन्हें वैसे ही पकड़ा जैसे उन्होंने मुझे गले लगाया था। उनका स्पर्श अच्छा लग रहा था। वो गहरी नींद में थे, पर मैं पूरी तरह जागी हुई थी। काफी देर तक मैं वैसे ही पड़ी रही। दिल जोरों से धड़कने लगा। दिल में जैसे चक्कर आने वाली लहरें उठ रही थी। क्या करूं? कुछ सूझ नहीं रहा था। काफी समय बीतने के बाद धीरे धीरे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब आंखें खुली तो खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैंने खुद की तरफ देखा तो मैं घबरा गई। मोहन जी ने मुझे पूरी तरह से गले लगा रखा था। वह मुझे बाहों में भरकर सोए हुए थे। मैं धीरे से उनसे दूर गई और खुद को छुड़ाया। मैं वहां से उठी और बाथरूम की तरफ भागी। मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। मैं अपने ऊपर ठंडा पानी डालने लगी। कितने सालों बाद मुझे ऐसा स्पर्श महसूस हुआ था जिसने मेरे अंदर की औरत को जगा दिया था। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ जिस्मानी जरूरतें हो सकती है। मोहन जी के इतने करीब आने से मेरे मन में बेचैनी पैदा हो गई थी। मैं खुद पर काबू करके किसी तरह बाथरूम में भागी थी। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। क्या हो रहा था मुझे? पर थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला। मैंने जल्दी जल्दी सिर पर ठंडा पानी डाला। तब जाकर मेरे अंदर की हलचल शांत हुई। मैं नहाकर बाहर आई। मोहन जी उठकर पलंग पर बैठ गए थे। मैं अब घर में झाड़ू लगाने लगी। मोहन जी भी नहाकर फ्रेश हुए। उसके बाद नाश्ता, खाना और बाकी के काम शुरू हो गए। दिन भर मेरे मन में वही ख्याल घूमते रहे। रात में मोहन जी जिस तरह मुझे पास लेकर सोए थे, वह पल आंखों के सामने आने लगा। मेरे मन में अब ये सवाल उठ रहा था कि क्या मोहन जी नींद में अनजाने में मेरे पास आए थे, या उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। पर सच क्या है, ये तो वही जानते हैं। मेरे दिल में अब मोहन जी ने जगह बना ली थी। उनके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार था। उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था। उन्हें कभी किसी चीज का घमंड नहीं था। मैं इतनी जवान, सुंदर और आकर्षक दिखती हूँ, पर उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ कि उनकी आंखों में मेरे लिए गलत भावनाएं हैं। उनकी यही बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने अनजाने में मेरा दिल जीत लिया था। मैं उनके साथ रहती थी, काम करती थी दिन रात, लेकिन उनका खुद पर कितना संयम था। उन्होंने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया या एक मर्द होने का अहंकार नहीं दिखाया। इसके अलावा उन्होंने कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा या कभी गलत तरीके से नहीं छुआ। उनका यही व्यवहार, उनका यही स्वभाव, इसी वजह से उन्होंने मेरा दिल पूरी तरह से जीत लिया था। मुझे कभी कभी अपने पति की याद आती थी, साथ ही अपने ससुराल, अपने जेठ और जेठानी की और अपने मायके की भी। मेरे मायके वालों ने मेरी ससुराल में कभी तो पूछताछ की होगी। मेरे बारे में क्या सोचते होंगे मेरे मायके वाले? पर मैंने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा एक बात हमेशा मेरे मन में आती थी। उस रात वह आदमी जो मुझे अपने घर ले गया था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब मैंने उसके सिर पर वह फूलदान जोर से मारा था। तो क्या वह मर गया होगा? क्या उसे कुछ हुआ होगा? वह बस स्टॉप पर दुकान चलाता था। क्या मुझे एक बार उस बस स्टॉप पर जाकर उसकी दुकान पर देखना चाहिए? क्या वह वहाँ होगा? लेकिन उसके सिर से इतना खून बह रहा था कि शायद उसकी वही मौत हो गई हो। ये भी उतना ही सच है। पर जब भी मैं किसी मंदिर के पास से गुजरती या मंदिर में दर्शन के लिए जाती तो भगवान से यही प्रार्थना करती कि मेरे हाथों उस आदमी का खून ना हो, तो उसे बचा लेना। मैं अपने मन को समझाती रहती कि नहीं, वह मरा नहीं होगा, वह जिंदा होगा। ऐसा कहकर मैं खुद को तसल्ली देती रहती। अब दूसरे दिन मैंने जानबूझकर चूहों को मारने की दवा नहीं लाई। कहीं ना कहीं अंदर से मुझे लग रहा था कि मोहन जी के पास उनके बगल में सोना चाहिए। उनके बगल में सोने की एक अलग ही बेचैनी थी मेरे दिल में। वहाँ मुझे जो सुकून मिलता था, जो हिम्मत मिलती थी मुझे, वो अलग ही थी। दूसरे दिन भी खाना होने के बाद मोहन जी पलंग पर दीवार की तरफ सरक कर सो गए। मैं उनके बगल में सो रही थी। तभी मोहन जी ने मुझसे पूछा,
सुरेखा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नीचे सो जाता हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप ऊपर सोइए, बस रात में इधर मत आइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी। अब मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मैं पीठ के बल लेटी हुई थी। मेरा दाया हाथ अनजाने में ही रवि जी के बाएं हाथ से लग रहा था, क्योंकि मैं उनके बाईं तरफ सोई हुई थी। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। मेरा दाया हाथ अनजाने में उनके बाएं हाथ से टच हो रहा था। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छूने लगी। अगले ही पल मुझे लगा, नहीं सुरेखा, हाथ हटाओ। मैंने तुरंत ही वो हाथ थोड़ा सा बगल में खिसका लिया। अब मोहन जी की उंगलियों का स्पर्श मेरी उंगलियों को नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगा, अनजाने में ही मेरा हाथ वापस उनकी तरफ सरक गया। अब मोहन जी की उंगलियों को मेरी उंगलियों का स्पर्श होने लगा। मेरे हाथ की छोटी उंगली उनकी उंगलियों को छूने लगी। शायद उन्हें भी ये सब महसूस हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोले। मैंने आंखें बंद की और सांस लेने लगी। उस स्पर्श में एक अलग ही सुकून था। मैंने अब जानबूझकर अपना हाथ बगल में नहीं किया, उसे वैसे ही रहने दिया। थोड़ी देर में मोहन जी ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में डाल दी। मैंने तुरंत अपना हाथ बगल में खिसका लिया, पर तभी मेरी छोटी उंगली उनकी उंगलियों में फंस गई। उन्होंने मेरी छोटी उंगली को अपनी उंगलियों में बांध लिया था। वह अपनी उंगलियों से मेरी छोटी उंगली को छूने लगे। मैं आंखें बंद करके उस स्पर्श को महसूस करने लगी थी। उनके उस स्पर्श में एक अलग ही सुकून और प्यार मुझे महसूस होने लगा। मैंने तिरछी नजर से अपनी दाईं तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मोहन जी अपनी आंखें खोल रहे हैं, यानी वो सोए नहीं थे। अब उनकी और मेरी सांसें तेज होने लगी थी। शायद जो मैं महसूस कर रही थी वही उन्हें भी महसूस हो रहा था। ये मुझे समझ आने लगा। मेरे दाहिने हाथ की छोटी उंगली उनके बाएं हाथ में लेकर वो धीरे धीरे उसे छू रहे थे। उनकी उंगलियों के हर स्पर्श में एक अलग ही प्यार महसूस हो रहा था। पर अब मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अभी उनके बगल में जाऊं और उन्हें कसकर गले लगा लूं। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मोहन जी मेरे ज्यादा करीब तो नहीं आ जाएंगे। पर उनका अपने मन पर बहुत संयम था। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे पसंद न आए। करीब आधा घंटा हम ऐसे ही लेटे रहे, पर मुझे नींद नहीं आई। नींद कहाँ से आती? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मोहन जी मुझे अपनी बाहों में ले लें, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। काफी देर बाद उनके मुंह से शब्द निकले, सुरेखा सो गई क्या? मैं तो जागी ही थी। मैंने कहा, नहीं मोहन जी, नींद नहीं आ रही है। आप नहीं सोए क्या? नहीं सुरेखा, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। सुरेखा, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। सुरेखा, क्या आपको मेरे बगल में सोने से डर नहीं लगता? मतलब मोहन जी, मैं समझी नहीं। आप समझ गई हैं सुरेखा कि मुझे क्या पूछना है। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं मोहन जी, मुझे डर नहीं लगता। उसके बाद मैंने कहा, मोहन जी सच कहूँ तो आपने मेरी जो मदद की है, मुझे जो सहारा दिया है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। सुरेखा, ऐसा मत बोलिए। मैंने तो एक इंसान के तौर पर आपकी मदद की है, बस, और कुछ नहीं। मोहन जी, मैंने जिंदगी में अपने खून के रिश्तों को परायों जैसा बर्ताव करते देखा है। जिन लोगों के साथ मेरा रिश्ता था उन्होंने मुझे पराया कर दिया, पर आपने मुझे अपने घर में जगह दी। सच में आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। सुरेखा, मुझे भगवान की जगह मत दो। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। भगवान की जगह लेना गलत नहीं है। इंसानियत के नाते मैंने आपकी मदद की, बस, और कुछ नहीं। मुझे मेरे पुराने दिन याद आने लगे और अब के दिन भी अनजाने में मेरी आंखें भर आई। मैंने अब मोहन जी की तरफ देखा और अगले ही पल उन्हें कसकर गले लगा लिया। क्या हुआ सुरेखा? कुछ नहीं। मैंने अपना सिर उनके सीने पर रखकर उन्हें कसकर पकड़ लिया। मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेखा, ऐसा मत बोलिए। आपने भी समय समय पर मेरी बहुत मदद की है। आपकी वजह से ही हमारा बिजनेस इतना आगे बढ़ गया है। हमारे अकाउंट में काफी पैसे जमा हो गए हैं। बताइए उनका क्या करना है? मोहन जी, ये पैसे हमारे नहीं, आपके हैं। आपको जो करना है वो आपका फैसला है। मोहन जी ने भी मुझे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। हम एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से अपने होठों से एक किस किया। मुझे उन्हें अपनी बाहों से छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसे ही पास लेकर सो जाऊं, पर फिर भी मैंने खुद को संभाला और धीरे से उनसे थोड़ी पीछे हट गई। मोहन जी बोले, सो जाइए अब, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा, ठीक है। अब मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने आप ही मोहन जी के करीब गई
और उन्हें गले लगा लिया। शायद वो सो रहे थे। उसके बाद मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं मोहन जी से पूरी तरह लिपटी हुई थी और उन्होंने भी मुझे अपनी बाहों में भर रखा था। मैं धीरे धीरे उनसे अलग हुई और बाथरूम में जाकर नहाने लगी। अब मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैं मोहन जी को बहुत पसंद करती थी, पर उनके दिल में मेरे लिए क्या है ये जानना भी उतना ही जरूरी था। पर मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे पसंद करते हैं। उनके व्यवहार और बातों से ये साफ था। नहाने के बाद मोहन जी भी उठ गए और फिर हमारी दिनचर्या शुरू हो गई। दोपहर में हम अपनी दुकान पर गए। वहाँ मोहन जी फल बेच रहे थे और मैं फलों का जूस। दोपहर के समय ग्राहक थोड़े कम थे, शांति थी। तभी मोहन जी मुझसे बोले, सुरेखा मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा, हाँ बोलिए। सुरेखा एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। सुरेखा आप मुझे बहुत पसंद हैं। मोहन जी ने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी थी। मैं तो उनके ऐसा बोलने के पल का ही इंतजार कर रही थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर मैं वो खुशी जाहिर नहीं कर सकती थी। मैं चुप रही। तब मोहन जी बोले, क्या हुआ सुरेखा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं मोहन जी, सच कहूँ तो आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। हमारी बातें चल रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि ये समय कभी खत्म ना हो। मोहन जी और मैं बस ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहे। पर तभी दुकान पर ग्राहक आए और हम उन ग्राहकों को जूस और फल देने में व्यस्त हो गए। बाद में मोहन जी के मोबाइल पर कॉल आया। वह काफी देर तक कॉल पर बात कर रहे थे। बात करते करते मुझे महसूस हुआ कि वह अपनी माँ का जिक्र कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मोहन जी ने फोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ मोहन जी, आपकी माँ का कॉल था क्या? हाँ मेरी माँ का ही था। क्या कह रही थी आपकी माँ? अरे सुरेखा कुछ नहीं, माँ 2 दिन में हमारे पास आ रही है। अब मैं घबरा गई। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ ठीक है मोहन जी, बहुत बढ़िया है। फिर मोहन जी और मैं अब अगले काम में व्यस्त हो गए। पर अब मेरे मन में डर लगने लगा था। मोहन जी की माँ घर आने पर मुझे देखकर क्या कहेंगी? वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी? वो मुझे घर में रहने देंगी या नहीं? आगे क्या होगा, इसकी चिंता मुझे सताने लगी। शाम तक मैं अपने ही ख्यालों में खोई रही। तभी मोहन जी ने शाम को मुझसे कहा, सुरेखा क्या हुआ आपको, क्या कोई चिंता है? कुछ नहीं। उन्होंने कहा, सुरेखा आप खुलकर बोल सकती है। मैंने कहा, मोहन जी सच कहूँ तो? हाँ बताइए ना। मोहन जी मुझे डर लग रहा है, आपकी माँ आने के बाद मुझे कुछ कहेंगी तो नहीं? वह आपसे पूछेंगी कि ये औरत कौन है, घर में क्यों रहती है, कहाँ से आई है, तो आप क्या कहेंगी? और अगर उन्हें मेरा आपके घर में रहना पसंद नहीं आया तो? उन्होंने कहा, सुरेखा चिंता मत कीजिए, मैंने माँ को आपके बारे में पहले ही बता दिया है। मेरी माँ का स्वभाव बहुत प्यारा है। एक बार आप उनसे मिलेंगी, उसके बाद आपके के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोहन जी के ऐसा कहने के बाद मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ, पर फिर भी मन में थोड़ी सी घबराहट थी ही। दूसरे दिन मोहन जी की माँ घर आई। जब उनकी माँ घर आई तो मोहन जी उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे। जैसे ही वो घर में आई, मैं तुरंत उनके पास गई और उनके पैर छूकर मोहन जी की माँ को नमस्ते किया। उन्होंने मुझे एक नजर देखा और कहा, सुरेखा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। उन्होंने आगे कहा, सुरेखा इतने महीने मतलब करीब 1 साल मैं वहाँ अपने बड़े बेटे के पास थी, पर मैंने मोहन से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। अच्छा माँ रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैंने मोहन जी की माँ को पानी दिया, उनके लिए चाय बनाई, फिर बढ़िया खाना बनाकर रख दिया था। हम तीनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। मोहन जी की माँ का स्वभाव बहुत ही प्यार भरा और नरम है, ये मुझे उनकी बातों से समझ आने लगा था। मोहन जी की माँ को आए हुए अब 3-4 दिन हो गए थे। एक बार सुबह हम चाय पी रहे थे, तभी मोहन जी की माँ ने हम दोनों को बुलाया और कहा, अरे तुम दोनों ऐसे साथ में रहते हो और कितने दिन ऐसे ही रहोगे? तुम लोगों ने कुछ सोचा है या नहीं? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मोहन जी बोले, अरे माँ मैं ठीक से समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मोहन जी की माँ हंसते हुए बोली, अरे तुम दोनों कितने भोले हो, तुम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं कहोगे कि तुम्हारे दिल में क्या है, पर मैंने 3 दिनों में ही सब कुछ पहचान लिया है, तुम दोनों को असल में क्या चाहिए। उसके बाद मोहन जी की माँ ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहन जी भी बहुत खुश हुए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।